की एक और बड़ी खबर है एक देश एक चुनाव को लेकर। आज केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना पहला बिल लोकसभा में पेश कर दिया और इस बिल को स्वीकार करने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें 269 वोट इस बिल के पक्ष में थे और 198 वोट इसके विरोध में थे। बड़ी बात यह है कि बीजेपी द्वारा व्हिप जारी करने के बाद भी बीजेपी के 20 सांसद इस वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने इन 20 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि हमारे व्हिप जारी करने के बावजूद ये सांसद लोकसभा में क्यों नहीं आए। संसद में सरकार के पास बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है और इस बिल पर सरकार को 269 सांसदों का समर्थन मिला और इसने बीजेपी की चिंताओं को थोड़ा सा जरूर बढ़ा दिया है क्योंकि बीजेपी का स्कोर यानी इस बिल के पक्ष में जो लोग जिन्होंने वोट दिया है उनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। This excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety and in its very object. ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Why are we giving this authority to the election commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I request the honorable the government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion. इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। तो सरकार ने अब इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया है। अब इस पर विस्तृत चर्चा जेपीसी करेगी। लेकिन आपने विपक्ष के तेवर देखे और विपक्ष लगातार इस नए कानून का विरोध कर रहा है। विपक्ष यह चाहता है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अब भेज दिया है, जैसे अभी आपने सुना। और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को भी मुस्लिम विरोधी बता दिया। उन्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नजर आ रही है। संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। तो अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को यह कानून मुसलमान विरोधी भी लग रहा है। अगर यह बिल लागू हो गया, यह कानून बन गया, तो भारत में चुनाव की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत में सभी तरह के चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। तो पहले आप यह जान लीजिए कि यह नया कानून कैसे हमारी चुनाव व्यवस्था को बदलेगा। इनमें पहले चरण में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। यानी अब से अगर यह कानून जब लागू हो गया तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक दिन एक साथ होगा। आपको एक वोट लोकसभा के चुनाव की डालनी होगी और अपनी दूसरी वोट विधानसभा के चुनाव के लिए डालनी होगी एक ही दिन। यह एक चरण है। दूसरे चरण में देश भर की पंचायत और नगर निगमों के चुनाव एक साथ होंगे और इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। यानी 100 दिन के अंदर अंदर, यानी लगभग 3 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक दिन और निगम और पंचायतों का चुनाव एक दिन हो जाएगा और ये सब कुछ 100 दिन के अंदर अंदर होगा। इसके अलावा इन चुनावों की शुरुआत एक खास अपॉइंटेड डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में निर्धारित तिथि कहा जाएगा और यह निर्धारित तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। अगर उन्होंने एक तिथि तय कर दी
तो उसी तिथि को फिर ये चुनाव कराए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हर बार लोकसभा की जो चुनाव की वोटिंग की तिथि होती है वो बदलती रहती है, कभी किसी डेट को होता है, कभी किसी डेट को। इसी प्रकार से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनकी जो डेट होती है, वोटिंग की जो तारीख होती है चुनाव की, उसे इलेक्शन कमीशन तय करता है और वो भी हमेशा बदलती रहती है। कभी किसी तारीख को चुनाव होते हैं, कभी किसी तारीख को चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 होगी, तो देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव इसी तारीख को या इससे पहले करा लिए जाएंगे और अगले चुनाव भी वर्ष 2034 में इसी तारीख या इससे पहले कराने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है, और अगर मोदी सरकार चाहे तो वो वर्ष 2029 से पहले देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं को भंग करके देश में एक साथ सारे चुनाव करा सकती है। और यह हो सकता है कि अब से जो अगला लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, तब तक यह व्यवस्था लागू हो चुकी हो, और जब आप अगली बार 2029 में लोकसभा में के चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे तो आप अपने अपने राज्यों के विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे। अगर चुनाव की यह व्यवस्था, नई व्यवस्था लागू हो गई तो हमारे देश में सरकारों के 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाएगी। यह बिल कहता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद अगर किसी राज्य में सरकार अल्पमत में होने के कारण या किसी और कारण से किसी राज्य में विधानसभा में कोई राज्य सरकार गिर जाती है, तो उस राज्य में दोबारा से चुनाव तो होंगे, लेकिन उन चुनावों में जिस पार्टी की सरकार का गठन होगा उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का नहीं माना जाएगा। उसका कार्यकाल तभी तक माना जाएगा जब तक अगले लोकसभा चुनाव होंगे। यानी अगर 5 साल से, इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके बाद वर्ष 2031 में किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो उस राज्य में नए सिरे से चुनाव तो कराए जाएंगे, लेकिन इन चुनावों में जो नई सरकार चुनकर आएगी, विधानसभा का जो टर्म बनेगा, उसका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि उसका कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए होगा। और वर्ष 2034 में जब दोबारा से देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, तब उस राज्य में भी बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराया जाएगा। यानी 2.5 साल में अगर कोई राज्य सरकार गिर जाए तो वहां चुनाव तो दोबारा होगा, लेकिन अगले चुनाव के बाद उस सरकार का कार्यकाल 2.5 साल का होगा, 5 साल का नहीं होगा। यह बिल उस प्रस्ताव के आधार पर तैयार हुआ है जिसकी सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने की थी। और हाल ही में एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में मैंने खुद उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की थी और उन्होंने इस नए कानून को देश के लिए बेहद आवश्यक बताया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आपने लिखी है और मोदी सरकार ने उसे तुरंत मंजूर भी कर लिया है और अब उस पर संसद में चर्चा भी करा रही है। पहला सवाल यही है कि उस रिपोर्ट में आपने ऐसा क्या लिया कि फटाफट उसको हर जगह से ग्रीन पास मिलता जा रहा है और हर जगह मंजूरी मिलती जा रही है और भारत सरकार ने उसे इतनी जल्दी मंजूर किया? उसकी प्रमुख रिकमेंडेशंस क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मात्र एक कैच फ्रेज है। इसका सही अर्थ यही है कि देश में जो पहले की व्यवस्था थी, जब देश आज़ाद हुआ था, राइट फ्रॉम 1952 से लेकर के 1967 तक, उस समय देश के लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। एज ऑन टुडे संविधान में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव होंगे। ये जब अलग अलग होते हैं तो आप कई राज्यों में मैंने देखा है, बात भी की है, तो उन्होंने कहा कि साहब ऑलमोस्ट 5 साल में हमारे जो हैं 4 साल तो इस चुनाव में चले जाते हैं। और एक तो ये लगता है कि शायद ये सरकारें जो बनती हैं या जनता जो मतदाता अपना मत देता है, वो देता है आपको गवर्नेंस के लिए, इसलिए नहीं देता है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ही कराती रहें
या पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ने और लड़ाने का काम ही करती रहें। इसके लिए मतदाता जो है आपको मत नहीं देता है, वो देता है कि भाई आप शासन करिए, गवर्नेंस करिए। वो 5 साल को आप इसे एक राजनीतिक चीज गतिविधि मैं नहीं और मानते, जोड़ दूं, क्योंकि लोग इसको लोग बीजेपी के साथ जोड़कर देखते हैं, देखते हैं। ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड है और बीजेपी ऐसा करना चाहती है। देखिए, ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड नहीं है सही मायने में। ये जो डिसरप्शन शुरू हुआ है दी देन यूपीए गवर्नमेंट, उस समय पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट कहलाती थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन सही मायने में ये ब्रेन चाइल्ड तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है उनका है। उनकी जो मंशा थी वो ये थी, अगर उनकी मंशा नहीं होती तो ये स्पेसिफिकली संविधान में कहीं न कहीं लिखा होता कि भाई कोई भी राज्य सरकार डिसरप्ट होने के बाद में, भंग होने के बाद में वो चाहे तो कभी भी चुनाव करा सकती है, ये सब प्रावधान लिखा होता। उस समय फाउंडिंग फादर्स की मंशा ये थी कि आपके 5 साल ही होने चाहिए और साथ होने चाहिए, इसीलिए उन्होंने शुरुआत की थी। उस समय भी यही बात आती थी, कई राज्यों ने बात उठाई थी, मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस समय ये आया था कि कोई जरूरी नहीं कि एक साथ ही चुनाव किए जाए, तो उसमें कहा गया था कि नहीं, शुरुआत हम इससे करेंगे और यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी संविधान में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की हैं। दे फाउंडिंग फादर्स लेफ्ट टू द नेक्स्ट जेन, और उनको लगा कि जैसे वो ईमानदार हैं वैसे हमारी जनरेशन भी ईमानदार हो।